ज्योतिषशास्त्रस्य अध्ययनक्रमे शुक्रवासरे अस्माभिः बीजगणितस्य भौमवासरे च जातकालङ्कारस्य अध्ययनं क्रियते। इतः पूर्वासु कक्षासु अस्माभिः संज्ञाध्यायस्य अध्ययनं विहितं, तदनन्तरं भावाध्यायस्य अध्ययनम् अस्माभिः क्रियते। आप सभी ज्योतिष शास्त्रानुरागियों का शास्त्र प्रौढ़ी प्रकल्पांतर्गत ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन क्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जातकालंकार की विगत कक्षाओं में हमने संज्ञाध्याय का अध्ययन किया। संज्ञाध्याय के अनंतर संप्रति भावाध्याय के अध्ययन का क्रम चल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, द्वादश भाव के आधार पर ज्योतिष शास्त्र में शुभाशुभ फल के निरूपण की व्यवस्था कही गई और प्रत्येक भाव के सामान्य शुभ एवं अशुभ फलों को आचार्य पृथक पृथक निरूपण करते हैं। अतः अस्मिन् भावाध्याये आदौ आचार्येण प्रथम भावस्य तत्र एकस्मिन् पद्ये शुभयोगः अपरस्मिन् पद्ये अशुभयोगः निरूपितो वर्तते। तदनन्तरं विगतकक्षायां द्वितीयभावस्य तृतीयभावस्य च केचन पक्षाः अस्माभिः अधिगताः। सामान्यतया द्वितीय और तृतीय भाव के कुछ पक्षों का अध्ययन करने के अनंतर आज हम भावाध्याय में तृतीय भाव के कुछ विशेष शुभ और अशुभ योगों के बारे में और चतुर्थ भाव के विषय में आज कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। पंचम अध्याय का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। तो तृतीय भाव, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तृतीय भाव भ्रातृ भाव है। सामान्यतया इसको सहज भाव भी कहा जाता है और बंधु बांधव का विचार तृतीय भाव से किया जाता है। बंधु बांधव का विचार चतुर्थ भाव से भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन जहाँ सहोदर बंधुओं की बात आती है वहाँ पर तृतीय भाव की ही प्रधानता है। तनुकोश सहोदर बंधु सुता, इस पद्य में आचार्य जीवनाथ ने सहोदर पद का प्रयोग किया। तो सहोदर अर्थात बंधु, जो मित्र मणि हैं, जो बंधु बांधव हैं, उनका विचार हम चतुर्थ भाव से करेंगे और जो सहोदर हैं उनका विचार हम तृतीय भाव से करेंगे। तो तृतीय चतुर्थ भावयोः मध्ये कश्चन भेदः वर्तते। सामान्य बंधु बांधव मित्र मित्रादि का कार्य इत्यादि का विवरण हम चतुर्थ भाव से करेंगे और सहज बंधु बांधवों का विचार तृतीय भाव से किया जाता है। तो उसके बाद तृतीय भाव के विषय में, भावों के विषय में हमने चर्चा की थी कि भाव का योगज फल जब हम निरूपण करते हैं तो भाव में अधिष्ठित राशि, भावाधीश, भावस्य कारक ग्रहः, एते सर्वे विषयाः महत्वपूर्णाः भवन्ति। भावस्य अधिपतिः कः, भाव का अधिपति कौन है, भावस्य स्वामी कः, तत्र भावे स्थितः ग्रहः कः, भाव में ग्रह कौन है, भावेषु केषां केषां ग्रहाणां दृष्टिः वर्तते, एते सर्वे विषयाः समासीकृत्य शुभाशुभ फल विचारः क्रियते। इन सभी विषयों का निरूपण करने से पूर्व फल निरूपण की कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसमें कुछ सोपानों का पालन करना है। भाव के अधिपति का, भाव के कारक का, भाव के ऊपर पड़ने वाले शुभ और अशुभ ग्रहों की दृष्टियों का समवेत अध्ययन करके ही आप शुभ और अशुभ फल का निरूपण कर सकते हैं। तो द्वादश भावों में कौन से भाव का कारक कौन है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस आचार्य ने जो तृतीय भाव की पद्धति प्रारंभ की है, तो तृतीय भाव के शुभाशुभ फल निरूपण में मंगल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तृतीय भाव का जो कारक है वो मंगल है। यथा सूर्यः अस्माकं शरीरस्य कारकः भवति, शरीर का कारक, लग्न का कारक जिस प्रकार सूर्य है, ठीक उसी प्रकार तृतीय भाव का कारक, भ्रातृस्थान का कारक मंगल हो जाता है। तो मंगल की शुभाशुभ स्थिति से तृतीय भाव के फल में अधिकता या न्यूनता की उत्पत्ति होती है। इसलिए आप देखेंगे द्वादश भाव का जब निरूपण करते हैं कारकों का, तो आचार्य वैद्यनाथ ने जातक पारिजात में कहा, द्युमणि रमर मंत्री भूसुतः सोम सौम्यौ
यही शुरू करेंगे आचार्य। भ्रातृस्थानेश भौमः, मंगल यदि भ्रातृस्थानेश अथवा मंगल, तो मंगल का संबंध भ्राता से, भ्रातृस्थान से विशेष रूप से है। हमने भाव के निरूपण जैसे बताया था, क्योंकि भ्राता का संबंध पराक्रम से है, बंधु बांधव से है, तो पराक्रम संबंधी जो भाव है, तृतीय भाव, ये भावों की श्रेणी में कहा जाए तो ये आपोक्लिम संज्ञक है, और इस रूप में कहा जाए तो ये पराक्रम का भाव है। तो पराक्रम का विचार हमारे यहाँ, भाई जितने आपके बंधु बांधवों की स्थिति दृढ़तर रहेगी, उतना आपका पराक्रम, उतना आपका प्रभाव, उतना आपका बल अधिक होगा, ऐसी सामाजिक मान्यता है। तो उसी मान्यता के आधार पर, उसी पद्धति के आधार पर मंगल को इस भाव का कारक बनाया गया है। और आप देखें तो द्वादश भावों का निरूपण करने के अनंतर जब ग्रहों की प्रकृति आचार्य बताते हैं, तो वराह मिहिर ने कहा, राजा रवि शशधरश्च बुधः कुमारः सेनापति क्षितिसुतः। तो क्षितिसुतः अर्थात भौमः, सेनापति क्षितिसुतः सचिवौ सुतेज्यौ भृत्यस्तथा तरणिजः सबलाग्रहाश्च कुर्वन्ति जन्म समये निजमेव रूपम। तो ये जो प्रत्येक ग्रह की प्रकृति है, सूर्य राजा है, राजा की प्रकृति का है, शरीर का, मन का, आत्मा का, चित्त का, सूर्यचंद्रमा कारक होते हैं। तो इसलिए सूर्य और चंद्रमा दोनों ही परस्पर मित्रामित्र के संबंध से, अथवा राजा के नैसर्गिक दायित्व का, राजा अर्थात शरीर से राजा, मन से राजा, आत्मा से राजा, इस प्रकार की बलिष्ठ स्थिति होने पर सूर्य और चंद्रमा को राजा की संज्ञा दी गई। आत्मा रवि शीतकरस्तु चेतः, ये वचन है। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो राजा शशधरश्च बुधः कुमारः, बुध को कुमार कहा गया। कुमार कहने का अर्थात सुकुमार है, सुकुमार अर्थात बुद्धि का, विद्या का और वाणी का ये कारक है, क्योंकि इसका नाम य भी है। तो हर ग्रह की प्रकृति के आधार पर और भावों से विचारणीय विषयों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। तो तृतीय भाव जिसकी हम चर्चा आज करने जा रहे हैं जातका अलंकार की दृष्टि से, तो तृतीय भाव के कारक जो हैं वो मूल कारक मंगल है। क्योंकि आचार्य ने कहा, जातक पारिजात में आप देखेंगे द्वादश भावों के कारक आप लिखने बड़ा महत्वपूर्ण है। द्युमणि रमर मंत्री भूसुतः सोम सौम्यौ, लग्नस्य कारकः द्युमणिः सूर्यः, द्वितीय भावस्य कारकः अमर मंत्री बृहस्पतिः, एवं भूसुतः तृतीय भावस्य कारकः भूसुतः इत्युक्ते भौमः। अनेन प्रकारेण प्रत्येकस्य भावस्य कृते कश्चन कारकः ग्रहः नियुक्तो वर्तते। द्युमणिरमर मंत्री भूसुतः सोम सौम्यौ, दिनकर गुरुरिणतनयारौ भार्गवो भानुपुत्रः। गुरुः पंचम भाव, सोम सौम्यौ अर्थात चंद्र बुधौ चतुर्थ भावस्य कारकः, गुरुरिणतनयारौ गुरुः बृहस्पतिः पंचम भावस्य कारकः। अनेन प्रकारेण क्रमशः इनतनयारौ, इनः सूर्यः, इनतनयः अर्थात शनिः, आरः अर्थात भौमः षष्ठ भावस्य कारकः, भार्गवो भार्गवः सप्तम भावस्य कारकः, शुक्रः शुक्र सातवें भाव का कारक है। इस प्रकार क्रम से सूर्य प्रथम भाव का, बृहस्पति द्वितीय भाव का, मंगल तृतीय भाव का, चंद्रमा और बुध चतुर्थ भाव के, बृहस्पति पंचम भाव का, शनि और मंगल षष्ठ भाव के, शुक्र भार्गवः सप्तम भाव का, भानुपुत्रः सूर्यः अष्टम भाव, भानुपुत्रः शनिः, भानुः सूर्यः तस्य पुत्रः शनिः अष्टम भावस्य कारकः भवति। एवमेव दिनकर दिविजेज्यौ, दिनकरः सूर्यः, दिविजेज्यः बृहस्पतिः, सूर्य बृहस्पति, एतौ द्वौ नवम भावस्य कारकौ वर्तेते। पुनः दिनकर दिविजेज्यौ जीव भानुज्ञ मंदाः, जीवः बृहस्पतिः, भानुः सूर्यः, ज्ञ बुधः, मंदः शनिः। एते चत्वारो ग्रहाः, ये चार ग्रह दशम भाव के कारक होते हैं। दशम भाव आजीविका का भाव है, पिता का भाव है, तो आजीविका का भाव होने से शनि भी उसका कारक है, और पिता का भाव होने से बृहस्पति भी कारक है। तो दशम भाव के चार कारक ग्रह हैं, जीव भानुज्ञ मंदाः, बृहस्पति, भानु सूर्य, ज्ञ बुध, मंद शनि। एते चत्वारः ग्रहाः दशम भावस्य कारकाः भवन्ति। गुरुरिन जीव सूर्यगुरुरिन सूनुः, सूर्यगुरुः बृहस्पतिः, इन सूनुः सूर्यपुत्रः शनिः, बृहस्पतिः शनिश्च। इमौ द्वौ सूर्यगुरुरिन सूनुः कारकाः स्युर्विलग्नात्, लगनात् क्रमशः ये द्वादश भावों के क्रमशः अधिपति कारक ग्रह होते। अधिपति तो लग्नानुसार पृथक पृथक होते हैं, लेकिन कारक के आधार पर, कारकत्व के आधार पर
इनकी पृथक पृथक स्थिति है। जैसे तृतीय भाव के विषय में चर्चा करेंगे। तृतीय भाव का कारक मंगल है, चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा और बुध है, पंचम के बृहस्पति हैं, षष्ठ के शनि और मंगल है, सप्तम के शुक्र हैं, अष्टम के शनि हैं, नवम के बृहस्पति और शनि। इस प्रकार दशम भाव के जीव भानु की मंदा, बृहस्पति सूर्य बुध और शनि ये कारक हैं। तो इस प्रकार क्रमशः भिन्न भिन्न भावों के निरूपण जब अलग अलग हम करते हैं तो आचार्य ने कहा कि तृतीय भाव का विचार करते समय दो बातों का प्रमुखता से ध्यान रखना है हमें कि तृतीय भाव का अधिपति कहाँ है और तृतीय भाव का कारक जो मंगल है उसकी स्थिति क्या है। क्योंकि आचार्य के वचनानुसार भ्रातृस्थान का अधिपति कोई भी हो, कारक ग्रह की बलता पर, कारक ग्रह की हीनता पर, इस दोनों के आधार पर उस भाव की पुष्टि और उस भाव की हीनता व्यतीत होती है। यो यो भावः स्वामी दृष्टो युतो वा भावेर्वा स्यात् तस्य तस्यास्ति वृद्धि, ये जो वचन प्राप्त होते हैं तो इसमें भाव की कारकता, जिस भाव का जो कारक है उस कारक की बलहीनता से भाव की हीनता और उस कारक की बल युक्तता से भाव की पुष्टता का निरूपण आचार्य ने किया है। तो आप देखें तो आचार्य ने, आज हम पढ़ेंगे पहला श्लोक, इसमें लिखा है भ्रातृस्थानेश भौमौ व्ययरिपुनिधन स्थानगौ बंधुहीनः। भ्रातृस्थानेश भौमौ, भ्रातृस्थानम नाम तृतीय स्थानम, तृतीय स्थाने यदि भौमः भवति अर्थात तृतीय स्थाने यदि स्वयमेव कारकः ग्रहः वर्तते, तृतीयस्य कारकः भौम एव अर्थात कारकग्रहः यदि स्वयमेव स्वीये भावे वर्तते तदानीं किं भ्रातृस्थानेश भौमौ व्ययरिपुनिधनस्थानगौ बन्धुहीनः। तथा च व्ययरिपुनिधनः, व्ययः नाम द्वादश भावः, रिपु नाम षष्ठ भावः, निधनं नाम अष्टम भावः। अर्थात षष्ठाष्टम द्वादश भावेषु एतौ द्वौ ग्रहौ भवेतां, कौ तौ द्वौ भ्रातृस्थानेशः भौमश्च। भ्रातृस्थान का जो अधिपति अर्थात मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है तो बुध हो गया तृतीय भाव का स्वामी, मिथुन है तृतीय में, तो बुध और मंगल तृतीय भाव का स्वामी और मंगल ये दोनों एक साथ युगपद रूपेण यदि भ्रातृस्थानेश भौमौ, द्वितीय द्विवचनस्य प्रयोगः अत्र आचार्येण कृतः, प्रथमा द्वितीय द्विवचनस्य इति कृत्वा सहैव प्रवृत्तिः उभयोः स्यात्। अर्थात भ्रात्रेशः तथा च भौमः उभौ अपि एकत्रैव अवस्थितौ। कुत्र अवस्थितौ? कदाचित् व्ययरिपुनिधनस्थानगौ, व्यये स्थितौ भवेतां, रिपौ स्थितौ भवेतां, उतवा निधने स्थितौ भवेताम्। एतेषु त्रिषु भावेषु कुत्रापि यदि इमौ द्वौ ग्रहौ तिष्ठेताम् तर्हि किं भवति? स्यात् तदा बन्धुहीनः, जातकः बन्धुहीनः भवति। बन्धुहीनः इत्युक्ते बन्धुहीन का तात्पर्य तृतीय भाव के संदर्भ में हम लेंगे सहोदर बंधु से हीन होता है। चतुर्थ में जब बंधु बांधव की बात आएगी तो मित्र मित्रादि का विचार होगा। तृतीय के प्रसंग में जब बंधु बांधव की बात आएगी तो सहोदर बंधुहीनः सह भवति, अयं आशयः आचार्य गणेश कवेः वर्तते। भ्रातृस्थानेश भौमौ व्ययरिपुनिधनस्थानगौ, व्ययरिपुनिधन जैसा कि भावों के निरूपण में बताया गया है कि ये त्रिक भाव हैं। त्रिक भाव अर्थात अशुभ भाव हैं। ये तीनों में कहीं भी, उदाहरण के लिए मान लीजिए वृष लग्न की कुंडली है तो तृतीय कर्क हो गया, तो कर्क का चंद्रमा है, चंद्रमा और मंगल दोनों संपृक्त होकर के यदि उभौ अपि संपृक्तौ कुत्रापि त्रिकस्थानेषु भवेताम, कहीं भी बैठे हों तो सामान्यतया बंधुहीनः। सामान्यतया का आशय क्या है? तो इसकी टीका में स्वयं सुधाकर द्विवेदी ने कहा और सीताराम झा जी ने इसकी टीका की, उसमें उन्होंने लिखा कि दोनों संपृक्त एक साथ छठे आठवें बारहवें में कहीं भी बैठे हों लेकिन बलहीनौ भवेताम, यदि बलहीन हो, अथवा केनापि शुभग्रहेण दृष्टिहीनौ भवेताम, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि से विहीन हो, तभी इस फल को जानना चाहिए। सामान्यतया केवल फल निरूपण की दृष्टि में हम तृतीयेश और मंगल की एक साथ युति को भाव विशेष में छठे आठवें बारहवें में देख लें तो बंधुहीनता का साक्षात हम योग तब तक नहीं कहेंगे जब तक हमें कुछ और घटक नियामक हैं इसमें। यदि स्वयमेव तृतीयेशः कदाचित अष्टमेशो भी भवेत् तदानीं किं भवेत्? यदि स्वयं ही तृतीयेश अष्टमेश भी हो, जैसे
मीन लग्न की कुंडली है, तो मीन लग्न की कुंडली होने की स्थिति में देखें तृतीय हमारा जो है वो मीन मेष वृष, तो वृष जो है हमारा वो तृतीय भाव में है। मीन लग्न की कुंडली की हम बात करते हैं। उदाहरणार्थ जो आचार्य ने प्रस्तुत किया है बड़ा सहज है, क्योंकि सामान्यतया सर्वत्र अयं योगः अस्माभिः अनया एव रीत्या न वक्तव्यः। किमर्थम? केवलं सहैव प्रवृत्त्या योगोत्पत्ति न जायते। ग्रहों की स्थिति, भावों की स्थिति, भाव कारक की स्थिति और भाव में स्थित ग्रह के बलाबल का विचार किए बिना केवल बंधुहीनता का निरूपण हम नहीं कर सकते। तो आचार्य ने उदाहरण दिया, जैसे मीन लग्न की कुंडली है तो तृतीय स्थान की बात करें, तृतीय शुक्र है उसका, और हम अष्टम अगर तृतीय शुक्र है और शुक्र बैठा है मंगल के साथ अष्टम भाव में, जबकि शुक्र का वो घर है अष्टम। देखिए आप तृतीय की बात करें, मीन लग्न की कुंडली में अष्टम जो भाव होगा उसका अधिपति भी शुक्र ही होगा। तो तुला हमारा अष्टम भाव में स्थित राशि भी तुला है। अस्याम परिस्थितियों किं भवति? तृतीयेषः शुक्रः अष्टमेषोऽपि शुक्रः। यदि कदाचित् कस्याञ्चित् परिस्थितौ स्वयं तृतीयेषः एव अष्टमेषोऽपि भवेत्, कदाचित् तृतीयेषः त्रिकेशः अपि स्यात्। यदि तृतीयेश त्रिकेश भी हो जाए, छठे आठवें बारहवें में से किसी का भी स्वामी हो जाए। जैसे एक और उदाहरण देखिए आप, मेष लग्न की कुंडली है, तो हम मेष लग्न की कुंडली में तृतीय भाव मिथुन की बात करें, तृतीय भाव में मिथुन है, स्वामी बुध है उसका, और छठे भाव का स्वामी हम देखें तो कन्या है। तो इस परिस्थिति में यदि तृतीयेश बुध मंगल के साथ बैठ करके छठे में बैठे तो स्वगृही होने के कारण बंधुहीनता का योग नष्ट हो जाता है, क्योंकि योग तो पहले पद से बना, भ्रातृस्थानेश भौमौ व्ययरिपुनिधन स्थान गौ बंधुहीनः। एक सामान्य मोटा आप ये जाने परवर्ती नियम पूर्ववर्ती नियम के बाधक हैं। तो पूर्ववर्ती नियम ने कहा कि तृतीयेश और मंगल यदि त्रिक स्थान में हो तो बंधुहीनता का योग है। अगर वही तृतीयेश त्रिकेश भी हो जाए, अर्थात मीन लग्न की कुंडली हो अथवा मेष लग्न की कुंडली हो, तो मीन लग्न की कुंडली में तृतीयेश और अष्टमेश ये दोनों हमारे एक ही हो जाएंगे। मेष लग्न की कुंडली में तृतीयेश और षष्ठेश ये एक हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में कई प्रकार के भिन्न भिन्न मान भी आते हैं। जैसे अगर मेष लग्न की कुंडली में मंगल के साथ बुध षष्ठम भाव में बैठा हो तो इस योग का घटक इस योग को नष्ट कर देता है, क्योंकि स्वयं यदि तृतीयेषः स्वगृहे कुत्रचित् भवति तदानीं बंधुहीन योगस्य निराकरणं भवति। यदि स्वयं ही तृतीयेश मीन लग्न की कुंडली में यदि हम बात करें तो शुक्र यदि मंगल के साथ अष्टम में बैठ जाए तो बंधुहीनता का योग नहीं बनाएगा, क्योंकि शुक्र तृतीयेश होने के साथ साथ अष्टमेश भी है। स्वगृही शुक्र अष्टम में मंगल के साथ ये योग उत्पन्न नहीं करेगा। अतः योग को उत्पन्न करने के लिए उस ग्रह का सामान्य जो जैसे सामान्य शास्त्रों में एक नियम है कि अनुवर्तन का नियम है, वैसे ही यहाँ भी भाव के निरूपण में यदि तृतीयेषः बलहीनः केनचित् पापग्रहेण दृष्टः अथवा कस्यचन शुभग्रहस्य दृष्टिः तत्र नास्ति तस्यां परिस्थितौ अस्माभिः किं कर्तव्यं तत्र बंधुहीनता वक्तव्या। और दूसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं ये सब। बंधुहीनता के साथ साथ अब माता पिता की कुंडली में यदि एकाधिक पुत्र का पंचम भाव का जब विचार करेंगे तो 2 संतति का 3 संतति का योग है। और संतान आप किसी बच्चे की कुंडली में अगर उसमें योगा योग विचार करें तो उसमें भाई का योग नहीं है, और उसकी माता पिता की कुंडली में 2 संतान का 2 पुत्र का योग है। ऐसी स्थिति में भी कई प्रकार परस्परम एक सुयोग दूसरे कुयोग का हंता होता है। कई प्रकार के कुयोग होने पर एक सुयोग होने से भी वो योग घटित हो जाता है। जैसे मान लीजिए माता पिता की कुंडली में संतान के अधिक योग हैं और जो संतति है उसमें भ्रातृ योग नहीं है, तो भाई का योग कैसे बनेगा? तो इस प्रकार के विचार करने से हमें इन सब विषयों के निरूपण करते समय प्रायः जातक के अन्य पक्षों का भी अवलोकन करना चाहिए। सामान्यतः हम निरूपण करते हुए आगे बढ़ते हैं। केवल आप ये ध्यान रखना है आपको कि यदि भाव से योग नहीं बन रहा है, किसी ग्रह का दृष्टि तृतीयेश पर नहीं है, किसी ग्रह की दृष्टि से हीन तृतीयेश है,
अथवा बलहीन तृतीयेश मंगल के साथ बैठा है और वह अपने घर में स्वामी दृष्ट युत किसी प्रकार का कोई भी उसके क्षीणत्व में बल प्राप्त नहीं हो रहा है, मंगल क्रूर ग्रह प्रकृति का है, और तृतीयेश यदि स्वयं मंगल हो जाए, ये भी स्थिति कभी कभी आती है, तृतीयेश यदि स्वयं मंगल हो जाए और मंगल होने के अनंतर किसी त्रिक भाव में बैठा हो, अर्थात भ्रातृस्थानेश और भौम की युति तो अलग प्रकरण है। अगर मान लीजिए कुंडली हमारी जो है वो कन्या लग्न की है, तो तृतीयेश हमारा मंगल हो गया। तृतीयेश मंगल हो जाने के कारण ऐसी स्थिति में आप देखें, तृतीयेश मंगल हो जाने के कारण वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, यहाँ पर भी इस स्थिति में भी केवल मंगल से योग नहीं बन सकता। मंगल को, क्रूर ग्रह को भी एक कोई कुयोग चाहिए, और उस कुयोग की उत्पत्ति निश्चित रूप से मंगल के साथ जब तृतीयेश बलहीन होकर बैठा होगा तभी बंधुहीनता का योग है। सामान्यतया बंधुहीनता से हम तृतीयेश और मंगल की युति से केवल बंधुहीनता नहीं कहेंगे। आचार्य का भी आशय यही है, भ्रातृस्थानेश भौमौ व्यैर्पुनधन स्थान गौ बंधुहीन स्यात्। फिर आगे चलने क्या कहा, स्वक्षेत्रे, इसी से स्पष्ट होता है आगे, स्वक्षेत्रे सौम्य दृष्टे सहज भवनपे स्यात् मानवः स्याच्च तद्वान्। यदि तृतीयेशः सहज भवनपः अर्थात तृतीयेश स्वक्षेत्रे कुत्रचिदपि स्वक्षेत्रे भवति। यहाँ आचार्य ने केवल तृतीय भाव की बात, सहज भवनपः स्वक्षेत्रे, स्वक्षेत्रे का आशय यह है कि वह किसी भी भाव में अपने घर में हो। जैसे हम बात करें, अगर कुंडली है किसी की कन्या लग्न की, तो आप देखें कन्या लग्न की कुंडली में कन्या प्रथम भाव है, तो कन्या से आप शुरू करें, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। ऐसी स्थिति में तृतीयेश और अष्टमेश दोनों मंगल हो जाएंगे। कन्या लग्न की कुंडली है, कन्या लग्न की कुंडली में तृतीयेश अष्टमेश दोनों मंगल हो जाने के कारण अब आप क्या करेंगे, दोनों मंगल हो गए और मंगल होने पर कदाचित मंगल अष्टम में बैठा हो, तो हम इस स्थिति में बंधुहीनता का योग नहीं कहेंगे, क्योंकि भ्रातृस्थानेश स्वयमेव भौमः स भौमः स्वक्षेत्रे वर्तते। भवतु नाम त्रिके स्यात् अष्टमे वा स्यात् परंतु स्वक्षेत्रे वर्तते इति धिया केवलं योगेन सहावस्थित्या अयं योगः न भवितुमर्हति इति आचार्याणाम् आशयः। स्वक्षेत्रे सौम्य दृष्टे, अर्थात अगर वह स्वक्षेत्र में है सौम्य दृष्टि। अब आचार्य की ये पद्धति है, पहले एक योग का निरूपण करते हैं, फिर उस योग में जो भी उसके घटक हैं उनका निराकरण करते हैं। स्वक्षेत्रे सौम्य दृष्टि, यदि किसी सौम्य ग्रह की उस पर दृष्टि है, सौम्य ग्रह की दृष्टि से आशय क्या है कि सौम्य ग्रह से वो दृष्टि है। सौम्य ग्रह हमारे यहाँ प्रायः शनि, मंगल और सूर्य को छोड़ करके जो ग्रह हैं उनको सौम्य कहा जाता है। क्षीण चंद्रमा भी छोड़ दीजिए प्रायः, तो शुक्र, बृहस्पति, बलयुक्त चंद्रमा, यदि इनकी दृष्टि है तो आप जान लीजिए वो बंधुहीनता का योग भी बंधुयुक्तता में बदल जाता है। आचार्य ने इसलिए कहा स्वक्षेत्रे सौम्य दृष्टे सहज भवनपे मानवः स्याच्च तद्वान्। तद्वान् अर्थात बंधुवान मानवः स्यात्। उसके बाद आचार्य ने क्या कहा, देखिए अगर मंगल के साथ विशेष संबंध इसलिए है क्योंकि तृतीय भाव का कारक ग्रह जो है वो यहाँ मंगल हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तृतीय पराक्रम का भी कारक है, तो केवल बंधु बांधव ही नहीं, वह व्यक्ति जिसका तृतीयेश बलवान हो या मंगल की स्थिति सुदृढ़ हो या मंगल पापक ग्रह से पीड़ित न हो, मंगल त्रिकस्थान में न हो, मंगल स्वगृही हो, तो सामान्यतया नैसर्गिक प्रकृति के आधार पर वह जातक पराक्रमी भी होता है। तृतीय भाव से हम पराक्रम का विचार भी करते हैं। अब आचार्य आगे कहते हैं केंद्रस्थे बंधु सौख्यम शुभ विहग युते स्यादभ्रम नराणाम। केंद्रस्थे सहज भवनपे, यदि सहज तृतीयेशः कदाचित केंद्रस्था भवति, केंद्रस्थितेषु चतुर्षु भावेषु कुत्रापि यदि भौमः भवति, भौमो वा भवेत् उत वा तृतीयेशः भवेत्, सहज भवनपः यदि केंद्रस्थे भवति तदानीं किमुच्यते बंधुसौख्यम, बंधुसौख्यम भवति। सामान्य नैसर्गिक स्थिति में आचार्य ने कहा यदि तृतीयेशः कुत्रापि केंद्रे स्थितः केवलम अवस्थित्या एव इदं फलम आचार्य निरूप्यते इत्युक्तौ आशयः कहा कुत्रापि कहीं भी केंद्र में
मंगल की स्थिति हो और वह मंगल शुभ विहग युते, किसी शुभ ग्रह के साथ युत हो। युत पदस्य आशय वर्तते सहैव अवस्थिति। ज्योतिष शास्त्र में जहाँ युत पद का प्रयोग है उसके कई प्रकार के आशय हैं। युति का आशय ये है कि ग्रह परस्पर उस ग्रह के साथ युक्त होकर के उस भाव में बैठा हो, अथवा उस ग्रह पर अमुक ग्रह की दृष्टि हो। जैसे दशम भाव में मंगल बैठा है, दशमेंगार को यस्य स जातः कुलदीपकः, दशम में मंगल होने पर जातक कुलदीपक होता है, प्रसिद्ध योग है। दशम में मंगल है और उस मंगल पर दृष्टि है किसी शुभ ग्रह की, अर्थात मान लीजिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठा है, बलयुक्त चंद्रमा है, तो मंगल पर शुभ चंद्रमा की दृष्टि है। और मंगल अगर तृतीयेश भी है संयोग से, या कोई भी तृतीयेश हो, केंद्र में बैठा हो और शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, बृहस्पति के द्वारा पंचम नवम दृष्टि से दृष्ट हो, अथवा अन्य ग्रहों के द्वारा सप्तम दृष्टि से दृष्ट हो, तो ऐसा मंगल केंद्रस्थः मंगल अथवा भ्रातृस्थान का स्वामी उभौ अपि यदि कदाचित केंद्रे स्याताम तदानीम शुभ विहगयुते बंधु सौख्यम अदभ्रम नराणाम। अदभ्रम इत्युक्ते अधिकाधिकम अनेके बांधवाः भवन्ति, तत्र बंधु बांधवानां हानिः न जायते, बंधु बांधवानां आधिक्यम तत्र उच्यते। आशय क्या है? तृतीय भाव का कारक हमारे यहाँ मंगल को कहा गया है। द्युमणि रमर मंत्री भूसुतः सोम सौम्यौ, ये जातक पारिजात में आचार्य का वचन है। द्युमणि ही सूर्य प्रथम भाव का कारक है, बृहस्पति द्वितीय भाव का कारक है, अमर मंत्री तृतीय भाव का कारक मंगल है, सोम सौम्यौ चंद्रमा और बुध चतुर्थ भाव के कारक हैं। तो कारक ग्रह के द्वारा उस भाव की शुभाशुभ प्रकृति का निरूपण आचार्य करते हैं। तो तृतीय भाव में तृतीयेश का मंगल के साथ योग हो, अथवा तृतीयेश मंगल के साथ दृष्ट हो, अथवा तृतीय स्वयं मंगल हो, शुभ स्थान में बैठा हो, तो बंधु बांधव का योग है। अथवा मंगल तृतीयेश की स्थिति त्रिक भाव में हो जाए तो आचार्य ने कहा कि ये योग उचित नहीं है। अगर स्वयं मंगल या स्वयं तृतीयेश ही षष्ठेश हो जाए, जैसे मैंने बताया मीन लग्न की कुंडली में तृतीयेश और अष्टमेश एक हो जाएंगे, मेष लग्न की कुंडली में तृतीयेश षष्ठेश एक हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में यदि उभौ अपि एक एव भवेताम तदानीं किं कर्तव्यम, यदा शुभस्य फलम अस्माभिः दृश्यते तदेव फलम ग्राह्यम। अयो एकः कुयोगः अपरः सुयोगः उभयोर सानिध्य सुयोगस्य एव ग्रहणम अस्माभिः कर्तव्यम। अतः बलहीनता, तृतीय की बलहीनता नितांत अपेक्षित है। यदि तृतीय में बलयुक्त तृतीय है, अथवा तृतीय से कहीं भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि तृतीय पर है, तो केवल सामान्य तृतीय क्षीण न हो, हीन न हो, किसी अन्य ग्रह के द्वारा पीड़ित न हो, तो वह केवल बंधुहीनता के योग को उत्पन्न नहीं करता है। ये सामान्य निरुक्ति आचार्य ने कही। ऐसा यदि होता तो फिर आचार्य द्वितीय पद में ये नहीं कहते स्वक्षेत्रे सौम्य दृष्टे सहज भवनपे स्यात् तदवान। स्वक्षेत्रे सौम्य दृष्टे, यदि अपने घर में कहीं बैठा हो, त्रिक में बैठा हो चाहे कहीं बैठा हो, यदि त्रिक में अपना स्वगृही न हो, त्रिक में अर्थात 6, 8, 12 में मंगल के साथ तृतीयेश कहीं भी बैठा हो, बलहीन हो, किसी और शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तो निश्चित रूप से बंधु बांधव में विलंब होता है, उससे व्यक्तिहीन होता है। लेकिन ये न कहना भी प्रकारेण, यदि तृतीय का संबंध षष्ठम से हो, तृतीय षष्ठेश एक ही हो, तृतीय अष्टमेश एक ही हो, या उस पर अन्य किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, अथवा वह उसी का घर हो जाए, अष्टमेश का स्वामी भी तृतीयेश हो जाए, ऐसी स्थिति में यदि हो, स्वक्षेत्रे सौम्य दृष्टे या शुभ ग्रह की दृष्टि हो, अथवा फिर आचार्य ने आगे कहा मानवः स्याच तदवान, तदवान अर्थात बंधुवान मानवः भवति। इसके बाद तृतीय चरण में आचार्य कहते हैं केंद्रस्थे बंधु सौख्यम। केंद्रस्थे बंधु सौख्यम इत्युक्ते यदि कुत्रचित् अपि तृतीयेशः केंद्रस्थे भवति तदानीं शुभ विहगयुतः, यदि केनचित् शुभ ग्रहेण युक्तोऽपि स्यात्, तो युक्त पद की चर्चा हम कर रहे थे। युक्त पद का अर्थ केवल साथ बैठना नहीं है। यदि उस शुभ ग्रह की दृष्टि भी उस पर हो, अथवा अन्योन्याश्रय संबंध हो रहा हो, जैसे कर्क लग्न की कुंडली है, तो तुला, मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली की हम बात करें तो चतुर्थ में तुला है, तो शुक्र वहाँ बैठा है चतुर्थ भाव में, और दशम भाव का जो स्वामी है, दशमेश जो है, अगर कर्क लग्न की बात करेंगे तो मेष हमारा वृष जो है वो हमारा दशम में,
मेष हमारा दशम में, तो मंगल दशम में स्वगृही बैठा है, मंगल स्वगृही दशम में बैठा है और शुक्र सामने कर्क में है, तो परस्पर अन्योन्याश्रय हो जाए, शुक्र के घर में मंगल बैठ जाए या मंगल के घर में शुक्र बैठ जाए, ऐसा भी कोई संबंध हो रहा हो कहीं भी, केंद्र का त्रिकोण से अथवा केंद्र का स्वतंत्र रूप से शुभ ग्रह से योग हमारे यहाँ 4 प्रकार से कहा गया। परस्पर साहचर्य एकस्याम अथवा एकस्मिन् राशौ एव तयोः स्थितिः इयम् एकावस्था, परस्परम उभयोः दृष्टिः इति द्वितीयावस्था, तृतीयावस्था परस्परम अन्योन्याश्रय संबंध उभयोः स्याताम्, यदि दोनों परस्पर एक दूसरे के घर में बैठे हों। और चौथा एक संबंध है, अगर लग्न कुंडली से संबंध न बने तो नवमांश में अगर परस्पर एक दूसरे के नवमांश में, तो नवमांश की चर्चा हम करेंगे। लघु जातक के प्रकरण में आपने की होगी। नवमांश मतलब राशि के 3-20 के खंड करके अगर कोई ग्रह अशुभ घर के ग्रह के भाव में भी है, परंतु यदि वो शुभ नवमांश में है तो भी उसका फल शुभ हो जाता है, ऐसा आचार्य ने बताया है। तो ये जो पद्धति हमारे यहाँ कही गई है, इसके आधार पर हम द्वितीय पद का स्वक्षेत्रे सौम्य दृष्टे सहज भवनपे मानवः स्याच धर्मान, केंद्रस्थे बंधुसौख्यम शुभ विहग युते, शुभ विहग के साथ योग किसी प्रकार से हो, दृष्टज हो, भावज हो, योगज हो, अन्योन्याश्रय के आधार पर हो, कोई भी संबंध हो, स्यात् अदभ्रम नराणाम, अदभ्रम अर्थात अधिकाधिकम बहुत, अदभ्रम पद का अर्थ है अधिकाधिकम बंधुसौख्यम नराणाम स्यात्, पापैश्चेत्, यदि केंद्र में भी बैठा हुआ हो, पापैश्चेत् युक्तः, शुभ विहग युते के जगह आशय करेंगे हम, पापैश्चेत् अशुभ तत्र तृतीयेषः युक्तः तदानीं पापैश्चेत् अन्यथैवम्, अर्थात तत्र बंधुहीनतायाः योगः जायते, पापैश्चेत् अन्यथैवम् निजधिया ज्ञेयमित्थं समस्तम। और आचार्य ने कहा इस प्रकार आप सामान्य पद्धति से सरलता से इसको जान सकते हैं। तो तृतीय भाव से बंधु का विचार करते समय कुछ चीज़ों का महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि मंगल की स्थिति कैसी है जातक में, क्योंकि मंगल तृतीय भाव का कारक है। तृतीय भाव की कारकता के आधार पर मंगल के शुभाशुभत्व का विवेचन करते हैं, क्योंकि मंगल पराक्रम का कारक है, तृतीय भाव का कारक है, और तृतीय भाव की कारकता मंगल में होने के पीछे उसका हेतु है, क्योंकि वो पराक्रम का कारक है। तृतीय भाव हमारे यहाँ पराक्रम का हेतु कहा जाता है। तो मंगल की प्रकृति के लिए, और मंगल जातक पारिजात में आचार्य वैद्यनाथ ने कहा द्विमणिरमर मंत्री भूसुतः सोम सौम्यौ, तो भूसुतः तृतीय भाव की कारकता मंगल को दी गई है। तो तृतीयेश का संबंध मंगल से जिस प्रकार का है, उस स्थिति में मंगल जो है बंधुहीनता का, बंधु सौख्य का नियामक होता है। सामान्यतः अगर हम एक मोटी बुद्धि से कहें तो जातक में अगर तृतीय भाव का स्वामी मंगल के साथ योग करके कहीं भी त्रिक भाव में बैठा हो, छठे में, आठवें में, 12वें में बैठा हो, जैसा कि आचार्य ने कहा भ्रातृस्थानेश भौमौ शुभ विहगयुतौ, भ्रातृस्थानेश भौमौ व्ययरिपु निधन स्थानगाः बंधुहीनः नरः स्यात्, अथवा व्ययरिपु निधन स्थानगौ बंधुहीनः नरः स्यात्। तो इसका परिहार क्या है? सामान्यतया अब मेष लग्न की कुंडली की बात करें तो मेष लग्न में मिथुन हमारा तृतीय भाव का स्वामी है और वहाँ कन्या छठे भाव का स्वामी है। तो मेष लग्न से जातके अयं योगः न संघटते, ये तो ही मेष लग्ने तृतीयेशः बुधः, मेष लग्ने षष्ठेशः भी बुधः। कदाचित तृतीय मेष लग्न की जातक में तृतीयेश बुध है, षष्ठेश भी बुध है, दोनों की स्थिति बुध से होने के कारण यदि बुध मंगल के साथ षष्ठ में भी बैठा हुआ हो तब भी यह योग घटित नहीं होगा। ये एक सामान्य नियम, विशेष नियम के अनंतर एक सामान्य बात आचार्य ने कही, स्वक्षेत्रे सौम्य दृष्टे सहज भवनपे मानवः स्याच तद्वान्। अगर कोई ग्रह छठे, आठवें, 12वें में स्वक्षेत्रीय हो जाए, यथा मेष लग्न की कुंडली में आप देखिए त्रिक भाव का स्वामी भी है और तृतीय भाव का स्वामी भी मंगल है। द्वितीय स्थिति में अगर हम मीन लग्न की बात करें, मीन लग्न की कुंडली की बात करें तो मीन लग्न में तृतीय भाव का स्वामी शुक्र हो जाएगा और अष्टम भाव का स्वामी भी शुक्र हो जाएगा। तो मीन लग्न से जातके किं भवति, तृतीयेशः अष्टमेशः उभौ अपि शुक्रः एव वर्तते। तो कदाचित तृतीयेश षष्ठेश भी हो सकता है, कदाचित तृतीयेश अष्टमेश भी हो सकता है।
ऐसी स्थिति में यह जो सामान्य योग आचार्य ने प्रथम पद में कहा, भ्रातृस्थानेश भौमौ व्ययरिपुनिधनस्थानगौ बंधुहीनः, ये योग बाधित हो जाएगा। और अगर तृतीयेश स्वयं अष्टमेश है, तृतीय स्वयं षष्ठेश है, ऐसी स्थिति में तृतीयेश के बलाबल के आधार पर हम विचार करेंगे। और आचार्य ने एक बात क्या कही इसमें, केंद्रस्थे बंधु सौख्यम शुभ विहगयुते स्यादभ्रम नराणाम। यदि केंद्रस्थे तृतीय भावेश तृतीयेश कदाचित केंद्रस्थ प्रथमे वा स्यात् चतुर्थे वा स्यात् सप्तमे स्यात् दशमे वा स्यात्, एतेषु चतुर्षु भावेषु कुत्रापि यदि कः स्यात् तृतीयेशः स्यात् तदानीं बंधु सौख्यम भवति। सामान्यतया यदि तृतीयेश चतुर्थ इन चारों केंद्र भावों में प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम में यदि तृतीय भाव का अधिपति जो ग्रह वो इन चारों भाव में से कहीं भी हो तो बंधु सौखी होता है। लेकिन इसके पीछे ध्यान रखना है कि वो बलहीन नहीं हो, वो ग्रह बलहीन न हो। दिक् बल, काल बल, चेष्टा बल, इनमें से 6 बल में से 4 बलों में कम से कम उसका प्राबल्य हो। बलहीन ग्रह जो है वो नीच, अगर वो केंद्र में है लेकिन नीच में चला गया, शत्रुगृही हो गया, तब भी बहुत अच्छे फल को नहीं देता। तो केंद्र में होने पर भी ये सामान्य अध्याहार हमें करना है कि ग्रह बलयुक्त ग्रह स्यात्, ग्रह सबलः स्यात्, ग्रहस्य शुभाशुभ स्थिति ही समीचीना स्यात् इति सामान्यतया विचारः कर्तव्यः। पापैश्चेत् अन्यथेश्चेत्, यदि वो आचार्य ने फिर अगले ग्रंथ में कहा, इसी बात को स्पष्ट किया कि पापैश्चेत् यदि केंद्रस्थः अपि भवति चेत् तृतीयेशः परंतु शुभ विहगयुत न स्यात् पापग्रहेण युतः स्यात् तदानीम् अन्यथा एवं तर्हि बंधुसौख्यस्य हानिः एव जायते इति सामान्यतया आशयः आचार्याणां वर्तते। एवमेव निजमति धिया निजधिया ज्ञेयमित्थं समस्तम अतः सामान्यतया निरूपणम। तो पहला ये तृतीय भाव का जो प्रथम पद है वो पूर्ण होता है, जिसमें आचार्य ने कहा इस पद को हम पूर्ण करते हैं, फिर आगे चलेंगे। अब तो ये पद हो गया भ्रातृस्थानेश भौमौ व्ययरिपुनिधनस्थानगौ बंधुहीनः स्वक्षेत्रे सौम्य दृष्टे सहज भवनपे मानवः स्याच्च तदवान्। केंद्रस्थे बंधु सौख्यम शुभ विहगयुते स्यादभ्रम नराणां पापैश्चेद अन्यथेतद तदनुनिधिया ज्ञेयमित्थं समस्तम। कुछ लग्न की कुंडली में मीन और वृष इत्यादि की कुंडली में कुछ विशेष ध्यान रख करके इसका निरूपण करना चाहिए। वहाँ पर स्थिति विशेष होती है, जहाँ पर तृतीयेश ही त्रिकेश हो जाए वहाँ ये योग बड़े संभाल करके निरूपण करने चाहिए, क्योंकि सामान्यतया हम तृतीयेश और मंगल की स्थिति को देख करके अशुभ और शुभ फल का निरूपण कर देते हैं, लेकिन उनके ग्रहों का बलाबल विचार भी नितांत आवश्यक है। ये आचार्य की इसी पंक्ति से ज्ञात होता है। इसके बाद तृतीय भाव में और जो निरूपण करते हैं हम, तृतीय भाव की चर्चा करते हुए आचार्य अगले पद में कहते हैं, आगे हम चलेंगे अब 8वें श्लोक की ओर। 8वें श्लोक में चतुर्थ भाव का निरूपण आचार्य करेंगे। तृतीय भाव के निरूपण की प्रक्रिया यहाँ पूर्ण होती है, तो चतुर्थ भाव हमारे यहाँ एक विशेष भाव है। चतुर्थ भाव से हम माता का विचार भी करते हैं। चतुर्थ भाव द्वितीय केंद्र भाव है। चतुर्थ भाव को पाताल संज्ञा भी दी गई है, क्योंकि चतुर्थ भाव की अगर आप पारिभाषिक स्थिति देखें तो क्रांति वृत्त और याम्योत्तर वृत्त, इस दोनों के अधः संपात को चतुर्थ लग्न की संज्ञा दी गई है। चतुर्थ लग्न इत्युक्ते क्रांति वृत्तम नाम यस्मिन् वृत्ते सूर्य भ्रमति। जिस वृत्त में सूर्य का भ्रमण होता है उसे हम सामान्यतया क्रांति वृत्त कहते हैं। और याम्योत्तर वृत्त जो दोनों ध्रुवों में और मध्य में गया हो उसे हम याम्योत्तर वृत्त कहते हैं। तो चतुर्थ लग्न की परिभाषा है कि याम्योत्तर वृत्त जो उत्तर दक्षिण गया है और क्रांति वृत्त जो पूर्व पश्चिम की ओर गया है, इन दोनों का जो अधः संपात, जो नीचे का हिस्सा, जो पाताल में जो इनका संपात होता है, उसको चतुर्थ लग्न की संज्ञा दी गई है। इसीलिए चतुर्थ भाव को हमारे यहाँ पाताल लग्न भी कहा जाता है। और नीचे चतुर्थ है तो 6 राशि दूर ऊपर जो है वो दशम भाव है, तो इसलिए दशम भाव को हमारे यहाँ खलग्न कहा जाता है, खमध्य कहा जाता है। इस प्रकार से इसकी सामान्य प्रक्रिया बताई गई सिद्धांत में। खैर, तो पाताल संज्ञा चतुर्थ भावस्य, हिबुक भी इसका नाम है। हिबुक संज्ञा, वेश्म संज्ञा, कई प्रकार के इसके नामांतर हैं। सामान्यतया हम चतुर्थ भाव से बंधु बांधव का ही विचार करते हैं, लेकिन तृतीय भाव के बंधु बांधव और चतुर्थ भाव के बंधु बांधव में अंतर है कि चतुर्थ भाव से हम मित्र,
सामान्य कार्य क्षेत्र और सामाजिक प्रकार के अपने संबंध को, सामाजिक सामंजस्य को, सामाजिक भाईचारे को, इस तरह की हम बंधु बांधवता की बात करते हैं। तृतीय का जो बंधु बांधव है वो सहोदर बंधु बांधव है। वो अपनी माता के गर्भ से जन्म उत्पन्न पुत्र सहोदर जिस प्रकार होते हैं, उनका विचार जो हम करेंगे तो वो तृतीय से हम करेंगे। और आपका सामाजिक सौहार्द कैसा रहेगा, आपके मित्रमणि कैसे रहेंगे, आपके बंधु बांधव अर्थात जो आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सामाजिक स्तर पर जुड़े हैं, उनके साथ आपका क्या संबंध रहेगा, इसका निरूपण करने के लिए चतुर्थ भाव का विचार किया जाता है। और चतुर्थ भाव से माता का विचार हम करते हैं, और चतुर्थ भाव से हम वाहन का विचार करते हैं। वाहन का विचार भी चतुर्थ से ही होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का विचार, सुख का भाव चतुर्थ भाव है। आचार्य के वचन में देखें, तनुकोश सहोदर बंधु सुता, तो बंधु सुत, बंधु का विचार चतुर्थ से हो गया। अथवा और वराह और हम वचनों में चले तो तनुर्धन च भ्राता च सुख पुत्र रिपुस्त्रय, सुख की बात इसमें आचार्य ने किया। जातका अलंकार में भी आचार्य ने कहा, देहम द्रव्य पराक्रमौ सुख सुतौ, सुख का विचार आचार्य चतुर्थ भाव से करते हैं। तो सुख में कई प्रकार के जितने भौतिक साधन हैं, वाहन है, घर है, कदाचित प्राप्त होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं वो किसी न किसी प्रकार से चतुर्थ भाव के ही दायरे में आते हैं। क्योंकि सुख के जितने, सुख की आप सुख का दायरा आपका क्या है, सुख आप किससे प्राप्त करते हैं, ये आपका वैयक्तिक विषय है। तो सैद्धांतिक दृष्टि से जातक में जो निरूपण किया गया है उसमें भौतिक सुखों के निरूपण हेतु आध्यात्मिक सुख के लिए हम नवम भाव की बात करते हैं, वैचारिक के लिए हम अलग अलग भावों का निरूपण करते हैं। लेकिन भौतिक वस्तुओं के लिए घर का योग है या नहीं, स्वास्थ्य कैसा है, इसका भी विचार हम चतुर्थ से करते हैं। कदाचित वाहन का विचार भी हमारे यहाँ चतुर्थ से किया गया है। तो इन सभी का विचार, माता का विचार चतुर्थ भाव से होता है। तो इसीलिए इन सभी का समेकित विचार शुभ और अशुभ रूप में चतुर्थ भाव से हम करते हैं। और इसके जो कारक हैं वो चंद्रमा और बुध हैं। द्युमणि रमरमंती भूसुतः सोम सौम्यौ, चतुर्थ भाव के दो कारक ग्रह हैं, एक चंद्रमा है और एक बुध है। इसका भी एक हेतु है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है और सुख वस्तुतः मन का विषय है। तो सुख की जो हेतुता है, सुख के पदार्थ प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न है। किसी के लिए वाहन में सुख है, किसी के लिए धन में सुख है, किसी के लिए ज्ञान में सुख है। तो सुख का आधान, सुख का आश्रय भिन्न भिन्न है और उसका स्तर मानसिक है। सुख भौतिक रूप से होते हुए भी जो उसका परम फल है वो मानसिक रूप से व्यक्ति की सुखी को हमारे शास्त्रों में अधिक महानता दी गई है, मैंने उसका प्रबल दिया गया है पक्ष। तो इसलिए आचार्य ने कहा, द्युमणि रमरमंत्री भूसुतः सोम सौम्यौ, चंद्रमा और बुध, बुध जो है वो भी हमारे यहाँ चतुर्थ भाव के कारक में कहा गया है। इसका हेतु है कि चंद्रमा का वो पुत्र है और बुध हमारे बुद्धि का, हमारे ज्ञान का, इन सब का कारक है। और बुध नपुंसक ग्रह होने के साथ साथ जितनी भौतिक वस्तुएं हैं उन सब का प्रतिपादन करता है। बुध की प्रकृति जिस तरह नपुंसक है, तो जितनी भी जड़ात्मक वस्तुएं हमारी सृष्टि में हैं, उन जड़ात्मक भौतिक वस्तुओं में जिन सुख की अभिलाषा को हम करते हैं, उस सुख का प्रतिबिंबन बुध से होता है। तो चंद्रमा और बुध हमारे यहाँ चतुर्थ भाव के कारक कहे जाते हैं। ये इनकी कारकता का विशेष योग है। तो चतुर्थ भाव का जब भी हम निरूपण करें तो जातक में योग के अनुसार जो भी फल बने, परंतु चंद्रमा और बुध की शुभाशुभ स्थिति के आधार पर ही हम सुख का निरूपण करेंगे। चतुर्थेश की स्थिति, चतुर्थेश का चंद्रमा के साथ संबंध, चतुर्थेश का बुध के साथ संबंध, चतुर्थ में रहने वाला ग्रह उसकी त्रिक भाव में स्थिति अथवा शुभाशुभ भाव में स्थिति के आधार पर ही जातक के सुख की प्रबलता अथवा सुख की न्यूनता का विचार करें। जैसे हमें घर का विचार करना है तो चतुर्थेश का बृहस्पति से संबंध देखेंगे हम, वाहन का विचार करना है तो हम चंद्रमा का संबंध देखेंगे। तो चतुर्थ भाव के शुभाशुभ फल का निरूपण करते समय चंद्रमा और बुध की जातक में क्या स्थिति है, जैसे लग्न का निरूपण करते समय किसी भी प्रकार के शरीर की स्थिति को देखते समय सूर्य का निरूपण आवश्यक है, द्वितीय भाव का निरूपण करते समय बृहस्पति की स्थिति आवश्यक है, तृतीय भाव का निरूपण करते समय मैंने बताया आपको भी मंगल की स्थिति नितांत आवश्यक है। वैसे ही चतुर्थ भाव का निरूपण करते समय चंद्रमा और बुध की स्थिति का आकलन आवश्यक है, जो कि द्युमणि रमरमंत्री भूसुतः सोम सौम्यौ आचार्य ने कहा। तो आगे चलते हैं हम जातक अलंकार में आचार्य किस रूप में कहते हैं, पातालेशः स्वराशौ शुभ खचर युतो भाग्यनाथेन युक्तः
पातालेशः पातालः चतुर्थ भावः यतो हि क्रांति याम्योत्तरवृत्तयोः अधः संपातेन चतुर्थ लग्न से निष्पत्ति होती। क्रांति और याम्योत्तर वृत्त के अधः संपात से चतुर्थ लग्न की निष्पत्ति होती है, इसीलिए पाताल भाव से हम चतुर्थ भाव को लेते हैं। और आचार्य ने कहा पातालेशः स्वराशौ, यदि चतुर्थेशः स्वराशौ भवति अर्थात चतुर्थे स्यात् उत वा कुत्रचिदपि स्वगृहे स्यात्। जैसे मेष लग्न की कुंडली है तो चंद्रमा चतुर्थेश है, चंद्रमा वहीं बैठा हो चतुर्थ भाव में ही, अथवा वृष लग्न की कुंडली है तो चतुर्थेश हमारा सूर्य हो जाएगा, सूर्य बैठा हो चतुर्थ में, अथवा मिथुन लग्न की कुंडली है तो हमारा बुध हो गया चतुर्थेश। ऐसी स्थिति में चतुर्थेश स्वयं बैठा हुआ हो कहाँ, अपनी राशि में, अपनी राशि का आशय अपने भाव से नहीं है, चतुर्थ में भी बैठा हुआ हो अथवा चतुर्थ से इतर भी कहीं बैठा हुआ हो। जैसे जिन जिन राशियों के अधिपति जो ग्रह दो दो भाव राशियों के अधिपति है, जैसे हमने अभी बताया आपको मिथुन लग्न की कुंडली यदि बात करें हम तो मिथुन कर्क सिंह कन्या, तो चतुर्थेश यहाँ बुध हो जाएगा। और चतुर्थ जब यहाँ बुध हो जाएगा तो ये बुध चतुर्थ भाव में बैठा हो अथवा इसकी जो द्वितीय राशि है, इसकी द्वितीय राशि मिथुन है, तो आप देखें मिथुन अर्थात लग्न में बैठा हुआ, कहीं भी बैठा हुआ, चतुर्थेश अपने घर में कहीं पातालेशः स्वराशौ। कुछ प्रश्न भी बीच में हमारे जिज्ञासु लोग पूछ रहे हैं, उसका समाधान हम करेंगे अंत में। नवम भाव में गुरु का चतुर्थ भाव पर क्या प्रभाव है, इसका चर्चा हम करेंगे, बताएंगे आपको अभी, क्योंकि जो विशेष दृष्टि हमारे यहाँ दी गई है बृहस्पति को नवम और पंचम की, अथवा नवम भाव में गुरु के रहने पर किस प्रकार का फल है, ये नवम भाव के निरूपण में आएगा। सामान्यतया ये आपको जानना चाहिए कि पंचम जो है वो विद्या बुद्धि का भाव है, संतति का भाव है, और नवम हमारे धर्म का भाव है, और इन दोनों का परस्पर संबंध है। भाव के निरूपण में आप देखें तो प्रथम भाव द्वादश भाव का द्वितीय से, एकादश भाव का तृतीय से, दशम भाव का चतुर्थ से, और नवम भाव का पंचम से परस्पर संबंध है। नवम हमारे भाग्य का, धर्म का भाव है, पंचम हमारे विद्या और बुद्धि का भाव है। तो गुरु की स्थिति के आधार पर जिस प्रकार हमारे धर्म का क्षय, अपक्षय या वृद्धि या ह्रास होगा, उसी प्रकार की हमारी विद्या बुद्धि का संतुलन। इसीलिए बृहस्पति को उसकी कारकता के साथ साथ उस दृष्टि का बल दिया गया है। कुछ आचार्यों के मत में जो जिसका कारक है, जैसा मैंने बताया कि शरीर का विचार हमें करना है तो सूर्य से शरीर का विचार होगा तो सूर्य को ही लग्न मान के विचार हम कर लेंगे। एक और पक्ष है मन का विचार करना है, चंद्रमा को ही लग्न मान के कर लेंगे। जो जिस भाव का कारक है उसी को आधार मान के हम उसका फल कर देंगे। तो किसी विशेष लग्न में क्या फल है की चर्चा करेंगे, इस श्लोक को हम पहले पूरा करते हैं। आचार्य ने कहा पातालेशः स्वराशौ, चतुर्थेश यदि स्वराशि में हो और शुभ खचर युतः, किसी शुभ ग्रह के साथ युक्त हो। युक्त होने का आशय यहाँ ये है कि वो युक्त साथ साहचर्य में साथ बैठा हो अथवा दृष्ट हो। वो दृष्ट योग का संबंध जहाँ भी हमारे यहाँ से आए तो हम 5 प्रकार का जो योग है, दृष्टज है, एक स्थान स्थित योग है, परस्पर अन्योन्याशय योग है, इस प्रकार के योग का विचार युक्त शब्द से हम लेते हैं। तो पातालेश यदि स्वराशि में है, शुभ खचर से युक्त है अर्थात शुभ ग्रह से युक्त है, विशेषतया भाग्यनाथेन युक्त है, यदि नवमेश के साथ वो बैठा है तो सामान्यतया हमारे यहाँ लघु पाराशर ने कहा आचार्य ने कि केंद्र और त्रिकोण, नवमेश त्रिकोण है, इनके दोनों की युति यदि एक साथ हो जाए किसी तरह तो ये राजयोग कारक भी होती है। तो नवमेश और चतुर्थेश का योग वो शुभ सूचक है। आचार्य ने कहा पातालेशः स्वराशौ शुभ खचरयुतो भाग्यनाथेन युक्तः सामंतः स्यात्। ऐसा व्यक्ति सामंत की प्रकृति का, सामंत उस समय की प्रकृति के आधार पर लिखा गया है, ये 15वीं शताब्दी के आसपास का ग्रंथ है, 15वीं-16वीं का। तो सामंतः स्यात्, सामंत होता है। सामंत के हिसाब से आज हम कहें तो वह आज के हिसाब से कहा जाए तो एक जिले का अधिकारी हो सकता है, वह किसी जिले का, आजकल जो जिलाधिकारी के पद हैं हमारे जिलाधिकारी स्तर की क्षमता उसमें हो सकती है, या वो किसी कस्बे के स्तर का, जिले के स्तर का दायित्व निर्वहन वो कर सकता है। सामंतः स्यात् तो आधार क्या है, चतुर्थेश का नवमेश से योग होना। चतुर्थेश का नवमेश से योग होने के साथ साथ किसी शुभ खचर से युक्त होना, दृष्टि भी शुभ की होना। चतुर्थेश और नवमेश परस्पर युक्त हों किसी भी प्रकार से, स्थान संबंध से, दृष्टि संबंध से, भाव संबंध से, और किसी शुभ ग्रह से भी दृष्ट हों अथवा युक्त हों। ऐसी स्थिति में पातालेशः स्वराशौ कुत्रचित् स्वराशौ अवस्थितः, तो कई प्रकार के बल हैं। इसमें एक भी योग की स्थिति न होने से ये योग भंग हो जाएगा।
पातालेश्वर राशि में हो अर्थात चतुर्थेश अपने जिस भाव का वो स्वामी है वहाँ बैठा हुआ हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो अथवा युक्त हो, शुभ खचर युक्त, भाग्यनाथेन युक्त, नवमेश के साथ भाग्य के अधिपति के साथ हो तो व्यक्ति सामंतः स्यात् ततश्चेत। आगे आचार्य ने कहा सुरपति गुरुणा वाहनेशः तनुस्थः संदृष्टः, सामंतः स्यात् ततश्चेत सुरपति गुरुणा वाहनेशस्तनुस्थः संदृष्टः। यदि वाहनेशः, अब वाहन की बात आचार्य करते हैं, यदि वाहनेशः नाम चतुर्थेशः सुरपति गुरुणा संदृष्टः बृहस्पतिना दृष्टः कुत्रचित तत्र स्वराशौ, स्वराशि का अन्वय सर्वत्र करेंगे हम। यदि चतुर्थेश स्वराशि में बैठा हुआ हो, बृहस्पति के द्वारा दृष्ट हो, वाहनेशः तनुस्थ और अथवा लग्न में बैठा हुआ हो, तनुस्थ इत्युक्ते लग्नस्थः, यदि चतुर्थेश लग्न में बैठा हुआ हो और बृहस्पति के द्वारा दृष्ट हो तो संदृष्टः राजपूज्यः, वह जातक राजा के द्वारा पूजित होता है, वह जातक प्रसिद्धि को प्राप्त करता है, उस जातक का यश, राजपूज्य का आशय है कि राज अधिकारियों से उसका अधिक संपर्क रहता है, सम्मान का प्राप्त होता है, सम्मान का अधिकारी होता है। राज्य वर्ग में, राजाधिकारी वर्ग में, अभिजात वर्ग में उसकी प्रसिद्धि अधिक होती है। लग्न में यदि चतुर्थेश हो और बृहस्पति की उस पर दृष्टि हो, सामान्य सी बात है। चतुर्थेश यदि स्वराशि में होकर लग्न का होगा तो सुख की वृद्धि कराएगा, लग्न से पुष्टि है उसकी, और उस पर दृष्टि किसकी हो, बृहस्पति की। बृहस्पति हमारा नव मान सम्मान गौरव आस्पद इत्यादि का कारक है। तो इस प्रकार के सामान्य निरूपण आचार्य ने किया। सामंतः स्यात् ततस्ते सुरपति गुरुणा वाहनेशस्तनुस्थः संदृष्टो राजपूज्यः तदनु च हिबुकाधीश्वरो लाभ संस्थो। हिबुकाधीश्वर, हिबुकम नाम चतुर्थ भाव पर्यायवाची है। ताजिक के कुछ शब्द हमारे यहाँ आए हुए हैं, तो हिबुक पद जो है वो ताजिक शास्त्रों में पाताल के लिए हिबुक पद का प्रयोग है। तो हिबुक और पाताल चतुर्थ भाव के पर्याय है। हिबुकाधीश्वर अर्थात चतुर्थेशः यदि लाभ संस्थः एकादश भावे, लाभ नाम एकादश भावे, चतुर्थेश यदि एकादश में हो और या चतुर्थेश यदि एकादशे भवति पश्यन्नराणाम शुभग्रहेण, यदि शुभग्रहों से वो दृष्ट भी हो, शुभग्रहों से दृष्ट चतुर्थेश यदि लाभस्थ हो तो निवहम अभिमतम, अभिमतम निवहम, जैसा वो चाहे, जिस प्रकार की उसकी इच्छा हो, वाहनानाम प्रदत्ते, उस प्रकार के वाहनों को देने वाला होता है। ये आचार्य ने सामान्यतया वाहन के विषय में कहा। तो वाहन के विषय में प्रायः जो इसकी टीका सीताराम झा जी ने की, उसमें चंद्रमा को आधार बनाया। चंद्रमा की स्थिति से चतुर्थेश यदि चंद्रमा हो या चतुर्थेश का किसी भी प्रकार से चंद्रमा से संबंध बनता हो या चतुर्थेश लाभ भाव में बैठा हुआ हो, ऐसी स्थिति में वाहन को प्रदान करता है। चतुर्थेश लग्न में बैठा हुआ हो अथवा कहीं भी स्वराशि में होकर के शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो वो सामंत की अर्थात राज्य स्तर पर उसको सम्मान प्राप्त कराता है। और भी इसके एक दो पक्ष हैं। कुछ विशेष प्रकार के कुंडलियों में, कुछ विशेष जातकों में जहाँ पर वह लाभेश भी है और द्वादशेश भी हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसे मान लीजिए मीन लग्न की कुंडली है तो एकादशेश भी शनि है और द्वादशेश भी शनि है। मेष लग्न की कुंडली है तो मेष लग्न की कुंडली में क्षमा कीजिएगा, मीन लग्न की कुंडली है तो एकादश और द्वादश दोनों का अधिपति शनि है। ऐसी स्थिति में व्ययेश भी है एकादशेश और लाभेश भी एकादशेश है। तो जो आचार्य ने योग कहा कि लाभस्थे लाभेश के साथ चतुर्थेश की स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में जब शनि वहाँ बैठा होगा व्ययेश होकर के भी, तब उस फल में कितनी न्यूनता और ह्रासता आएगी, इसका विचार नितांत आवश्यक है। क्योंकि सरलता से आप अगर देखें तो एकादश भाव का स्वामी, चतुर्थ का स्वामी साथ बैठे हों तो एक वाहन का आप योग कहेंगे, लेकिन अगर स्वयमेव लाभेश यदि व्ययेशो भी स्यात् तदानीं स्थिति ही काचित भिन्ना भवति। तो इस पद्य के कुछ और विविध पक्ष भी हैं, इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। चतुर्थ भाव की पूर्ति हम एक और पद्य इसमें चतुर्थ भाव में है, जिसमें आचार्य ने वाहन के साथ साथ किस प्रकार गृहाप्ति का योग है। चतुर्थ भाव से जो एक अन्य विचारणीय विषय है वो है किस प्रकार हम अपने घर को प्राप्त करेंगे, स्थायी घर का योग है या नहीं, या स्थायी निवास का योग है कि नहीं, इसका भी विचार आचार्य ने किया है।
तो इस पद्य की विशेष प्रायोगिक व्याख्या और कुछ जिज्ञासाएं हमारे आचार्यों ने की हैं, श्रोताओं ने की हैं, उन सब जिज्ञासाओं के साथ और इस चतुर्थ भाव का जो शेष भाग है उसके साथ हम अगली कक्षा में इसको पूर्ण करेंगे। और चतुर्थ भाव में मुख्यतया जो महत्वपूर्ण है वो चतुर्थेश के साथ चंद्रमा और बुध की स्थिति है। जैसे एक हमारे श्रोता ने पूछा मिथुन लग्न की कुंडली है, चतुर्थ और नवम की क्या स्थिति होगी। तो मिथुन लग्न की कुंडली में आप देखें, मिथुन लग्न की कुंडली में चतुर्थेश बुध है हमारा, और चतुर्थेश बुध होने के साथ यदि आप देखें तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृष, मकर, कुंभ, तो और नवमेश बृहस्पति है। तो नवमेश अगर बृहस्पति है, अब यहाँ महत्वपूर्ण क्या है कि बृहस्पति की स्थिति क्या है, इसको देखने के बाद ही हम, यदि बृहस्पति सामान्यतया मध्यम जहाँ बैठा है अगर पूर्ण बलवान है और चतुर्थेश बुध और नवमेश बृहस्पति परस्पर किसी भी प्रकार संबंध बना रहे हैं, दृष्टि का संबंध अथवा नवमांश में कोई संबंध बन रहा है उनका, तो जिस विषय का हमें विचार करना है उसके आधार पर हम निरूपण कर सकते हैं। जैसे सामान्यतया यदि हम कहें तो नवमेश यदि बृहस्पति है और चतुर्थेश यदि बुध है और बुध बृहस्पति का यदि सामान्य योग बन रहा है और बलहीन नहीं है, क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है जातक जब सामने आपके रहे तो 4-5 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि उस ग्रह का दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, भाव बल, किस प्रकार के बलों से वह बल युवावस्था में है या कौमारावस्था में, इस प्रकार की चीज़ों को देख करके सामान्यतः यदि सब प्रकार के बलों से युक्त है बृहस्पति, बुध क्षीण भी हो और बुध बृहस्पति का यदि योग बन रहा हो तो निश्चित रूप से पाराशर के वचनों में भी कहें और सामान्यतया केंद्रेश और त्रिकोणेश के योगायोग होने के कारण यह एक शुभ योग है और ये राजयोग की स्थिति को बनाता है। और अगर बुध क्षीण और बृहस्पति यदि क्षीण है तो क्षीण होने के कारण, बृहस्पति की क्षीणावस्था होने के कारण, बृहस्पति कारक है नवम भाव का और नवम भाव के साथ साथ वो कारक हो जाएगा अन्य भावों का भी, तो बृहस्पति क्षीणता होने के कारण भाग्यहीनता का योग भी बनाएगा। यदि बुध से जुड़ जाएगा तो बुध नपुंसक ग्रह है, तो बुध की स्वतंत्र प्रवृत्ति न होने के कारण बृहस्पति यदि बलवान है तो बुध की प्रकृति भी बृहस्पति के अनुकूल ही होगी। बृहस्पति यदि क्षीण हो जाता है तो हाँ, तो आप देखें इस स्थिति में नवम भाव में नवमेश भी बृहस्पति है और द्वादशेश भी बृहस्पति हो जाएगा, क्योंकि तो व्ययेश भी हो गया और नवमेश भी हो गया बृहस्पति। तो इस दोनों स्थितियों में हमें ये देखना होगा कि बृहस्पति नवमेश भी है, बृहस्पति व्ययेश भी है और बुध के साथ बृहस्पति यदि युक्त है तो अगर बुध और बृहस्पति का योग नवम भाव के दृष्टि से शुभ है कि नहीं, क्योंकि नवम भाव का विचार जब हम करेंगे तो नवम भाव के जो हमारे दो कारक ग्रह हैं सूर्य और बृहस्पति, तो नवम भाव का स्वयं बृहस्पति कारक है तो नवम भाव का तो फल वो शुभ देगा, और द्वादश भाव का कारक जो है वो शनि है। तो शनि के साथ बृहस्पति का योग कैसा है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जिस प्रकार के भाव हैं उस भाव के कारक के साथ उसका संबंध कैसा है। तो नवम की दृष्टि में तो कोई समस्या नहीं है, बृहस्पति अगर नवमेश है तो निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन नवमेश होने के साथ साथ द्वादशेश भी यदि वो हो जाता है तो शनि की दृष्टि अगर नहीं है, शनि से पीड़ित यदि बृहस्पति नहीं है, तभी वो बृहस्पति द्वादशेश को भी अच्छा फल देगा, नहीं तो व्ययेश होने के साथ साथ कदाचित बृहस्पति भाग्य में हीनता भी कर सकता है। तो कई घटक हैं इसके विचारणीय, इस पर विचार करेंगे। सर्वप्रथम हम द्वादश भाव का क्रमिक निरूपण करें, फिर हम प्रायोगिक रूप से एक जातक लेकर के कुछ योगों को घटा करके आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक हम चतुर्थ भाव के निरूपण की प्रक्रिया पर यहीं विराम लेते हैं। अगली कक्षा में चतुर्थ भाव में गृहाप्ति योग और वाहन के कुछ योग और इस चतुर्थ भाव के पूरे प्रकरण को पूर्ण करेंगे। आप सभी का धन्यवाद एवं सबको नमस्कार।